मंत्री सुषमा स्वराज पर नियमों और प्रोसीजर का उल्लंघन करके देश से फरार ललित मोदी की मदद करने का आरोप है। विपक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग कर रही है। विदेश मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी खुद मानते हैं कि इस मदद की कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, सुषमा स्वराज की बेटी और पति दोनों ललित मोदी के लिए काम कर चुके हैं। क्या इसके बावजूद सुषमा स्वराज को ललित मोदी की मदद करनी चाहिए थी? क्या ये नैतिकता के खिलाफ नहीं है? लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार डट कर सुषमा के पीछे खड़ी है। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बचाव करते हुए कहा कि सुषमा के इरादे नेक थे। जेटली जी की ही मंत्रालय की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ललित मोदी की जांच कर रही है। सुषमा स्वराज का ये बचाव क्या मोदी सरकार के लिए महंगा पड़ेगा? नैतिकता के ऊंचे स्टैंडर्ड का दावा करने वाली सरकार कैसे इस पर बिना जांच पूछताछ सुषमा को क्लीन चिट दे रही है? इसी पर चर्चा आज हम कर रहे हैं खास कार्यक्रम में। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय झा हैं, सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया, गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। संजय झा, पहला सवाल आपके पास जाता क्योंकि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जांच मांगी है, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बहुत ही क्लियर है कि सुषमा को हटाने तो दूर, सब इनका बचाव कह रहे हैं कि कोई इशू है ही नहीं। अब आगे क्या करेंगे आप? तमन्ना जी, मैं समझता हूं कि ये सरकार हताश है और झूठ बोल रही है। इसका एक बहुत ही साधारण उदाहरण देंगे और ढेर सारे कारण है, लेकिन एक सादा उदाहरण आपको मैं पेश करना चाहूंगा। आप यही सोच लीजिए कि जिस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार, भारत सरकार ललित मोदी के पासपोर्ट की रेवोकेशन के लिए केस लड़ रही थी, उसके एक महीने पहले भारत के विदेश मंत्री ने सिफारिश की थी कि ललित मोदी को ट्राइबल डॉक्यूमेंट्स दिया जाए। अब यही दिखाता है कि ये सरकार की नीयत क्या थी, इनका मनसा क्या था। और ये ललित मोदी सिर्फ एक आर्थिक, जो कहते हैं कि आर्थिक एक अपराधी नहीं है। चूंकि सारी स्टोरी आप सबको पता है, क्रिमिनल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब आगे आप क्या करेंगे? वो नहीं इस्तीफा देने को कह रहे हैं सुषमा स्वराज जी को। इनफैक्ट अब खबरें आ रही कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, ऑफर किया था, वो ऑफर ठुकरा दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, ये सवाल था आपसे। बहरहाल जीवीएल नरसिम्हा राव, आप लोग डिफेंस तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो सवाल है उसका कोई सीधा जवाब क्या आप लोग दे पा रहे हैं? और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है? राव साहब। तमन्ना जी, ये विषय काफी सरल विषय है। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है, इसको समझने में इनको दिक्कत हो रही है। या जिस प्रकार की इंक्वायरी की ये मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है इसकी कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे कहीं दूर तक नहीं दिखाई देती है। मामला बहुत स्पष्ट है। एक आरोपी है ललित मोदी की जो खिलाफ जो आरोप है, वो आरोप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और जो भी आगे कार्रवाई है वो तो होती रही है। केवल एक मानवीयता के आधार पर उनको कुछ समय के लिए पत्नी की कैंसर ऑपरेशन के लिए जब उनको एक ट्राइबल डॉक्यूमेंट की जरूरत थी और जो यूके सरकार उसको देने के लिए तैयार थी, यदि सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें उनको किस प्रकार की राहत दिया गया है? एक महिला अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप क्यों? नहीं, एक महिला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या? ये सारी बातें कई समय से चल रही हैं और इस पर ये तो आपको मानना पड़ेगा राव साहब कि कोई साफ जवाब नहीं आया है कि द फैक्ट कि उनकी बेटी और उनके पति काम करते थे, क्या उनको इससे अपने आप को हटा देना नहीं चाहिए था? जो हाई कमिश्नर लंदन में वो संभालते हैं। नहीं, जो उनकी बेटी की जो उनको रिप्रेजेंट करने की जो बात रही, ऐसे उन्होंने कुछ केसेस में रिप्रेजेंट किया था कि, लेकिन उनकी बेटी अपनी वकालत वो नहीं कर रही थी। एक जूनियर लॉयर की तरह उन्होंने किसी के यहाँ काम कर रही थी, और वो भी केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार बनने के पहले। तो किस प्रकार उनको लाभ दिया गया? क्या कपिल सिब्बल के बच्चे, क्या उनके बेटे बड़े बड़े केसेस नहीं लड़ते हैं? शारदा चिट फंड स्कैम में जाकर के वो स्कैमस्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
क्या चिदम्बरम जी की उनकी किसको रिप्रेजेंट करे वो तो सवाल है ही नहीं। संजय जी, इसमें जो अंत में जो अरुण जेटली ने जो अरुण जेटली ने आज कहा है, संजय पुगलिया से ये सवाल है, जो अरुण जेटली ने आज कहा है कि उनके इरादे में कोई गड़बड़ी नहीं थी, हाँ इंटेंशंस वो क्लियर। क्या जो इनका पूरा डिफेंस इसी पेज पर है कि इरादों की बात है, इरादे तो नेक थे। हाँ, इनका इरादा नेक था, इन्होंने उन पर भरोसा किया, क्योंकि अब बात यह आएगी कि ये तो कह रहे थे कि पुर्तगाल जाना है इलाज के पेपर साइन करने के लिए, लेकिन वो पहुंच गए इबीजा। तो सामने वाले आदमी ने हमारे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने अच्छी नीयत से एक इंसानियत वाले ग्राउंड पे, हालांकि ये आरोपी था, मदद करने का उनको काम किया। इसके पीछे कोई जैसा वर्ड इस्तेमाल किया है वो कि एकदम बिल्कुल बोनाफाइडी है, और ये बाकी जो आरोप हैं वो सारे बेबुनियाद आरोप हैं। जेटली जी के डिफेंस से एक बात बड़ी साफ है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस संकट को मिलजुल करके सामूहिक नेतृत्व के तौर पर झेला जाएगा, और इसमें ये किसी प्रकार की कोई कमजोरी या इसमें ये झुक जाएं या मान ले कि गलती की, ऐसा अनटेनेबल हो जाएगा, उसके इंप्लीकेशन और सीरियस हैं। तो इन्होंने ब्रेजन आउट करने का, लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला चलेगा नीरजा? क्योंकि जिस तरह की चीजें अब निकल कर आ रही हैं, यहां पर राव साहब से भी हम वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो है वो चुपती है। ये बात चुपती है कि जो पूर्व विदेश सचिव थी उनको भी पता नहीं था क्या हो रहा है। अगर इनको मदद करानी थी तो जेटली जी के मंत्रालय से बात कर लेते, लंदन के हाई कमिश्नर से बात कर लेते। साफ सुथरा तो केस नहीं है जितना जीवीएल नरसिम्हा राव बता रहे हैं। देखिए, जो सवाल उठे हैं वो दो चीजों को लेके, एक अप्रोप्रिएट था कि नहीं, प्रोप्राइटी का सवाल है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है। ये कोई नहीं कह रहा है कि सुषमा स्वराज ने करप्शन किया है, पैसा लिया है, लूटपाट किया है, उनकी बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन ये सवाल दो सीरियस हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुषमा स्वराज एज एन इंडिविजुअल, हम कह रहे हैं सुषमा स्वराज का एक्शन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री कार्यालय को तो पता ही नहीं था, शायद अगर पता होता तो वो मना करते। अब ये सोर्सेज हैं, कहां से आए हैं ये तय नहीं है। क्या एक चीज मैं जो कह रही हूँ रिटर्न, एक और चीज जो आई वुड लाइक टू नो वो ये है, क्या सुषमा स्वराज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओरली बोला, कीथ वाज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट कीथ वाज और इमिग्रेशन का जो ऑफिस है उसमें ओरली बोला, या उन्होंने कुछ लिखित में भी दिया था कि ऐसा कर दीजिए और बायलैटरल रिलेशंस नहीं बिगड़ेंगे? अगर लिखित में था तो ड्यू डिलिजेंस के बाद हुआ होगा। वन अज्यूम्स कि अगर बहुत सीरियस चीज हो जाती है, तो इसका जवाब अभी हमें अगर यूके गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप लेगी तो वन अज्यूम्स के शायद ओरल से ज्यादा कुछ उसमें निकल कर आया होगा। वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि पहला ऑर्डर यूपीए का अगर था कि नहीं देना है, इसे बायलैटरल रिलेशन बिगड़ेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिखित में चाहिए था, लेकिन अभी ये चीज सामने नहीं आई है। ओके, अजय सिंह, आप इसको कैसे देखते हैं कि जैसे नीरजा भी कह रही हैं, दो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। एक तो हम एक यूनाइटेड फ्रंट दिखा तो रहे हैं, लेकिन ये भी चीज साफ है कि ये इनका डिसीजन था, हमारा नहीं। इरादे नेक थे, लेकिन फिर लेकिन को के बाद आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं अजय? देखिए, स्ट्रेटजी तो बहुत साफ नजर आ रही है कि इसमें सहयोग देना है। यानी बीच में जिस तरह से एक ट्वीट हुआ और उसमें कुछ इशारा इंटरनल जो रिफ्ट का आया, तो उसको देखते हुए साफ लगा कि ये अंदर दिक्कत होगी, लिहाजा सब लोग एक साथ इसमें आए। लेकिन सिर्फ इसी का सवाल नहीं है, अगर आप देखें तो ये सवाल इसका भी है कि अगर आप एज्यूम कीजिए कि बीजेपी अपोजिशन में होता और ये केस कोई और के साथ होता, तो उस समय बीजेपी का रोल क्या होता? तो अगर वो रोल होता तो आज आप एक साथ अगर दिखाई भी दे रहे हैं, तो सवाल जो उठ रहे हैं उनको आप चाहेंगे इग्नोर करना, तो वो इग्नोर हो नहीं पाएंगे इतने आसानी से। यही तो दिक्कत है जीवीएल नरसिम्हा राव जी की, जो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, और ये बार बार इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग पर सवाल उठता है कि अगर पासा पलट जाता आज, तो किस तरह के सवाल आप खुद पूछते और क्या आप खुद इस्तीफे की मांग नहीं करते इस मंत्री से? अब देखिए, हर संदर्भ के लिए, हर कॉन्टेक्स्ट में हमें उसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ता है। यहाँ
जहां इनको इजाजत यूके सरकार के साथ ये कहा गया कि हमें आपत्ति नहीं होगी ट्रैवल डॉक्यूमेंट को इस परिप्रेक्ष्य में देने की, उसकी जो उस संदर्भ को भी याद रखना चाहिए। मैं समझता हूं इस देश की जनता भी समझती है। संजय झा, तो अब आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे? मॉनसून सेशन में उसको लेकर आप लोग खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल, और तमन्ना जी मैं दोहराना चाहूंगा, ये सूट बूट और लूट की सरकार है, इतनी बेशरम और निर्लज सरकार है। ये जो सूट बूट वाला, तो जिस तरीके का हमला है, नहीं एक मिनट, इन्होंने हमारे कल भी सलमान सूद ने यही कहा था और किसी ने ऑब्जर्व किया था कि सूट पहनते हुए वो कह रहे थे कि सूट बूट की सरकार है बीजेपी की। एक मिनट संजय जी, मैं संजय पुगलिया बोल रहा हूं। मेरा पॉइंट एक ही है, देखिए बड़ी कोशिश करते हैं हम लोग प्रवक्ता लोगों के साथ जो हम सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब दें, लेकिन प्रवक्ता लोग हमको इतना चकमा देते हैं कि हम बड़े त्रस्त हो गए हैं। इसलिए मैं एक सवाल यहां रखता हूं, उस पर आप लोग रिएक्ट कीजिएगा। और उसके पहले अजय जी से और नीरजा जी से एक छोटा छोटा कमेंट। क्या एक ऐसी गलती जिसको मानवीय आधार पर ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पॉलिटिकल कॉस्ट, अभी सुषमा जी का इस्तीफा नहीं होगा अगर ये सच्चाई है तो इसका पॉलिटिकल कॉस्ट यही कम कॉस्ट है, डैमेज कंट्रोल हो रहा है, या चीज बढ़ सकती है? एक थ्रेशोल्ड होता है सरकार की, जो एक कुवत होती है उसके बारे में, एक जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसके बारे में, आपको लगता है कि उसमें एक डेंट हो गया है? जो फोर्ट्रेस था ट्रांसपेरेंसी का और बिल्कुल परम नैतिकतावादी सरकार होने का, उसको डेंट लगा है। नीरजा जी, वो सही है, मैं मानती हूं कि सुषमा स्वराज के लिए कंटिन्यू करेंगी फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन एक सेटबैक तो है, क्योंकि वो जैसा मैंने पहले कहा कि एक महिला होने के नाते एक, और इसी सेटबैक में बिल्कुल अजय जी ये फॉर्मुलेशन कैसा रहता कि देखिए लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं यहां से, बजाय उसके डिफेंड करने का जो काम हो रहा है, एक घनघोर आरोपी जिस पर 15 नोटिसेस उनके सहयोगी मंत्रालय से गई हुई हैं, तो ऐसे में ये जो डिफेंस का फॉर्मुलेशन है, ये आपको लगता है क्या कि ये थोड़ा राजनीतिक चालाकी ज्यादा है, राजनीतिक विश्वसनीयता कम? जी हाँ, एक साल में अगर आप देखिए तो ये पहला एक ओकेजन है जिसमें कि साफ साफ आप आरोप में हैं, और एक ऐसे आरोप में है जिसमें कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि इनको इसमें अगर आप देखें तो सरकार को एक इंसुलेट करके, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इस पूरे इशू को इतना ज्यादा ऑफर्स की जो नहीं होता है कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाए कि उसमें फिर आपकी इमेज निकल जाए। तो इंडिविजुअल सुषमा जी इसमें हर्ट हो सकती हैं, उनका डैमेज हो सकता है, सरकार शायद उससे इंसुलेट हो जाए। राव साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये मानते हैं क्या कि इन्होंने दरअसल जो खबर आई है कि आरएसएस ने मना कर दिया, इन्होंने तो इस्तीफा देने का पेशकश किया था 1 हफ्ते पहले ही? संजय जी, ये मीडिया की तरफ से कई सारे अटकलें लगाए जाते हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है, ना इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं, ना मैं इसकी खंडन कर सकता हूं। ये मीडिया के माध्यम से आए हुए खबरें हैं, पर लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह पार्टी संगठन और सरकार एक मत पर है, एक मत पर है कि से कोई स्टेटमेंट इस पर आने की उम्मीद है? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पर किसी तरह के बयान की उम्मीद है? लेकिन देखिए, सरकार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात किए हैं, कई मंत्री कह रहे हैं, तो हर विषय पर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कोई अलग से कोई स्पेशल जानकारी होगी, इसकी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अरुण जी ने अपने बयान में, आपने गौर से सुना होगा, कहा है उन्होंने कि पूरी सरकार और संगठन में एक मत है, तो इसलिए आपको कोई अलग स्टेटमेंट के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें कांग्रेस के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है मुलायम सिंह जी ने और लालू यादव जी ने। संजय जी, इस पर रिएक्ट करिए। दोनों ने सुषमा स्वराज का साथ दे दिया है, इसका अर्थ यह है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा कतई नहीं होगा। तो आपके जो मित्र दल हैं उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है, और ये आपके लिए एक आपकी पोजीशन को कमजोर करने वाली बात है। प्लस प्रकाश जावड़ेकर ने धमकी भी दी है कि आपके नेता लोग किस वीसा पर, किस पासपोर्ट पर, कहां कहां जाते थे, ये बता देंगे।
मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही की सरकार चला रही है। उनके धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उनके पास आज उनका खुलासा हुआ है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा बिहार कैंपेन के बारे में चिंता मत कीजिए, वहां पर तो मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी को वहां पराजित करेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने मना कर दिया है, इस पर कैंपेन नहीं होगा। इस पर हम तो इतना बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इसको संसद में, संसद के बाहर में, मीडिया में, हर जगह सुषमा स्वराज जी के घर के बाहर, नरेंद्र मोदी के घर के बाहर ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर एक्चुअली हम लोग, और ये बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, एनालिस्ट की राय लें। अजय जी, आपको लगता है कि अगले पार्लियामेंट सेशन, जिसमें हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लैंड बिल, लेबर, जीएसटी जैसे बड़े बड़े काम होने हैं, आपको लगता है कि अगला सेशन इस मुद्दे में खराब होने की संभावना है? इसमें एक चीज अगर आप देखिए तो बड़ा स्ट्रेंज है कि रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं जो कि सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, मतलब वो सरकार से इस इशू पे साथ है उनका। तो हमें लग रहा है कि जब ये इशू आएगा तो उस समय आप देखिएगा कि रीजनल पार्टीज के रुख कुछ और होंगे। तो जो जीएसटी और बाकी इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि इस इशू पे जो अपोजिशन हो वो कुछ आइसोलेटेड हो, वो उसमें बाकी रीजनल पार्टीज का साथ उतना ना हो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हंगामा तो होगा मॉनसून सत्र में, जैसे संजय झा भी कह रहे हैं। इसमें फिर सवाल ये है संजय पोगलिया जी कि क्या तब सुषमा स्वराज को अपने जो ट्वीट हैं उसके अलावा एक साफ बयान देना पड़ेगा, क्योंकि जो वो क्लियर दो सवाल है जिसका जिक्र नीरजा ने भी कहा, उसको अब सब साथ है करके कारपेट के नीचे नहीं डाला जा सकता है। उनको बताना पड़ेगा कि ये तरीके थे और मैंने ये किया या नहीं किया। एक लैप्स वाली बात है, शायद एडमिट करनी पड़ेगी। अभी ऊपर से देख के लग रहा है कि कांग्रेस को लगता है बड़ा मौका मिल गया इनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने के लिए, इस मुद्दे को खेला जाए। लेकिन इस मुद्दे को कहां तक खेलना है, उसके रिस्क हैं, ये इनको सोचना होगा। अपोजिशन में जाहिर है कि कुछ नेता क्षेत्रीय पार्टियां, जैसा अजय जी ने कहा, वो लोग इनके साथ नहीं होने वाले हैं, तो उससे भी एक फर्क इनको पड़ेगा। पार्लियामेंट में एक बहस होगी, सुषमा जी का जवाब होगा, जरूरत पड़ने पर किसी और मंत्री का, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप और बयान तो हो सकता है। मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट सेशन को बिल्कुल बर्बाद करने का फैसला करके कांग्रेस आएगी या इतनी रसबदाई करके छोड़ देगी। इसमें नीरजा जी, आपका क्या कैलकुलेशन है? मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, 1 महीना और है मॉनसून सेशन के लिए, उसके बीच में पता नहीं क्या क्या, हमारे देश में तो रोज नया कुछ न कुछ ड्रामा होता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो दिखाया जाए कि पूरा ऑपोजिशन इस पे विभाजित है। वो चाहेगी कि यूनाइटेड ऑपोजिशन धावा बोले बीजेपी के खिलाफ, तो उन मुद्दों की तरफ जाएगी स्ट्रेटेजिकली, मैं मानती हूँ रणनीति के तौर, जिन पे ऑपोजिशन इकट्ठा होगा, जैसे फार्मर्स का मुद्दा है। तो ये उठाएंगे, मैं आई एग्री संजय के साथ कि उठाएंगे, चर्चा भी होगी, जवाब भी दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि, मुझे लगता नहीं कि मॉनसून सेशन ही पूरा इसमें चला जाए। बिल्कुल, इसमें मैं गुड्डी उड़ाना चाहता हूं, काइट फ्लाइंग करना चाहता हूं तमन्ना, और अजय आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर के। मेरा कहना है कि ये पहला मौका आ गया जहां 7 आरसीआर और 10 जनपद को अब बात करनी पड़ेगी कि कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि सुषमा जी की निजी क्रेडिबिलिटी, उनके बारे में जो एक वार्मथ है पॉलिटिकल कम्युनिटी में, उसको लेकर के कोई बहुत मुद्दा नहीं है, लोग उनको लेकर के होस्टाइल नहीं है। ऐसे में इनको अगर बचाना है सुषमा जी को, तो सरकार को कहना पड़ेगा कि भैया आइए कुछ बात कर लीजिए। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, ये स्थिति एक ऐसी है। देखिए, सुषमा जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है वो बहुत साफ सुथरा रहा है, और दूसरा अपोजिशन से उनके संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो हम श्योर है, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये लोग की बातें होंगी और बात होके कुछ निकलेगा जिसमें कि ये इशू यहीं खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा उन पर, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो एक स्टेटमेंट भी आई है यूके के होम ऑफिस से कि जो भी हुआ था ललित मोदी के केस में वो नियमों के मुताबिक हुआ था। संजय झा, इस मुद्दे को आगे खींचने के लिए क्या उतना मेरिट आप लोगों को नजर आता है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोप्राइटी की बात है, लेकिन कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है। उसके ठीक बाद, कुछ 1 महीने बाद, खुद एक हाईकोर्ट में फैसला आने के बाद ललित मोदी को अपना पासपोर्ट मिल ही गया था। कहां तक आप इसको खींच लेंगे?
तमन्ना जी, देखिए ये बात बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पर एक कल ही ईडी का नोटिस 1700 करोड़ का गया है ललित मोदी के पास। ये बात औपचारिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से हमारे विदेश मंत्री को पहले भी मालूम था। तो बड़ा प्रश्न जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और न अरुण जेटली ने आज भी, उनको पास कोई जवाब ही नहीं है कि कैसे आपके विदेश मंत्री कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी को भी मालूम नहीं था। ये गुप्त क्यों थी, इस बात को छिपाया क्यों गया, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे नियत क्या है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और भारत के किसी भी लोग को विश्वास नहीं होगा कि आज अरुण जेटली जिस तरीके से उन्होंने इनको बैकिंग दी सुषमा स्वराज को, कि किस तरीके से उनकी छानबीन निष्पक्ष तरीके से हो रही है। क्या जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम उठाए कि ललित मोदी को वापस भारत लाया जाए? नहीं, कम से कम, लेकिन ये सवाल तो जीवीएल नरसिम्हा राव साहब वैलिड है कि जब आप लोगों की सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो आप लोगों ने बार बार जोर शोर से हजारों बार कहा कि देखिए 1 साल में एक भी दाग नहीं। अब 1 साल और कुछ दिन, कुछ महीने हुए हैं और ये एक बड़ा सवाल उठा है। क्या कम से कम आप लोग कहते कि हम एक छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे, फिर फैसला लेंगे? ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि एक महिला अध्यक्षा होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी एक महिला मंत्री किसी दूसरे असहाय महिला के समर्थन में एज अ महिला मुझे इस पर आपत्ति है। नीरजा जी, आपको भी कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी, हम यही बात को नहीं, कांग्रेस पार्टी और प्रोप्राइटी यही हमारी लाइन होगी। महिला से जोड़ना महिला विरोधी मंत्री ने उनके साथ सहमति क्यों दी? महिला विरोधी के हिसाब से नीरजा जी और तमन्ना जी, आप लोग यहाँ से अपना बिना शर्त समर्थन डिक्लेयर करिए सुषमा स्वराज के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो घोर आपत्ति है कि जो महिला के मुद्दे हैं बहुत ही संगीन होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आप पॉलिटिक्स पर ऐसा मत उलझाइए। कुछ यहाँ भी महिला की ये वाला गड़बड़ हो गया, ये वाला गड़बड़ हो गया, क्योंकि ललित नहीं तो वो अपने जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, उनको कह सकती थी कि आप टेम्पररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इनको इशू कीजिए। यहाँ पर ना वित्त मंत्रालय को पता है, ना यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय को पता है, ना उनके विदेश सचिव को पता है, किसी को पता नहीं। हमने ही तो जब्त किया था उनका पासपोर्ट, तो कोई टेम्पररी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। टेम्पररी डॉक्यूमेंट हमारे सरकार को नहीं देना था। टेम्पररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो या ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो, यूके सरकार को देना था और उनके रूल्स के मुताबिक देना था। हमारी सरकार या हमारे मंत्री ये कैसे कह सकते हैं? सिर्फ यही पूछा गया क्या इससे इस परिप्रेक्ष्य में एक परमिशन मांगा गया, क्या इसके लिए ये परमिशन देने से कोई आपत्ति है आपको? इस तरह और पहले जो आपत्ति थी, भारत अपनी विदेश नीति इस मामले में बदल रहा है, क्या वो सिर्फ मंत्री का ही निर्णय होगा बिना किसी से पूछे जाने? ये सवाल अभी भी पूछा जाएगा। केवल मंत्री का निर्णय, केवल मंत्री का ही निर्णय था इसमें किसी अधिकारी या किसी सचिव की बात नहीं थी। ये एक पॉलिसी निर्णय था। जी संजय झा, क्या जवाब है आपका? हमारे दोनों देशों के बीच तमन्ना जी किसी सेक्रेटरी की रोल नहीं थी इसमें। भारत के मंत्री यहाँ खुद व्यक्तिगत अब उनका जो रुचि है इस केस में, अपने आप पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी को नहीं बताते हुए, अब आप ये समझ लीजिए कि ललित मोदी जिन पे फेमा फॉरेन एक्सचेंज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे लगी हुई है, वो 4 साल से भारत से भाग चुके हैं, जाने माने ऑफेंडर हैं, उनके बारे में सुषमा स्वराज ने अरुण जेटली को कुछ नहीं कहा। चलिए, अगर ये भी माने कि एज अ मंत्री सुषमा स्वराज के पास पूरा हक है, फिर भी ये देखते हुए कि उनके परिवार के 2 सदस्य ललित मोदी के साथ काम कर चुके हैं, क्या नैतिकता के तौर पर उन्हें हटना चाहिए? ये सवाल फिर भी पूछा जाएगा कई दिनों तक। हालांकि अंत में क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लालू जी ने महिला वाली बात कही थी, लेकिन इसमें महिला इशू ना जोड़ा जाए तभी ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।